So hello guys, dear students. So my name is Komal Bin and today I am going to teach you chapter number 7, that is how do organism reproduce. Okay, this is the topic. So first we read and then I will describe and explain all the things. So first, before we discuss the mechanism by which organism reproduce, let us ask a more basic questions. Why do organism reproduce? तो यहाँ पे लिखा क्या है कि ये डिस्कस करने से पहले कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वो कर रहे हैं रिप्रोड्यूस, लेकिन ये भी एक क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर क्यों रहे हैं, ठीक है, वो रिप्रोड्यूस कर ही क्यों रहे हैं. आफ्टर ऑल, रिप्रोडक्शन इज़ नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अनलाइक द एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस सच एज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन. वैसे तो रिप्रोडक्शन इतना नेसेसरी नहीं है हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए, तो जो रिप्रोडक्शन है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारी लाइफ के लिए, जैसे कि हमारी लाइफ के लिए न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन ये बहुत एसेंशियल चीज़ें हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन इतना एसेंशियल नहीं, बट फिर भी लोग करते हैं. क्यों? ऑन द अदर हैंड, इफ़ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज़ गोइंग टू क्रिएट मोर इंडिविजुअल, अ लॉट इट ऑफ इट्स एनर्जी विल बी स्पेंट इन द प्रोसेस. और एक साइड से देखा जाए कि अगर कोई इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, अपने जैसा प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसमें उसकी एनर्जी भी लगती है बहुत ज़्यादा उस प्रोसेस में. सो वाई शुड एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म waste energy on a process it does not need to stay alive? It would be interesting to discuss the possible answer in the classroom. तो अगर इतनी एनर्जी लग रही है, वेस्ट ऑफ एनर्जी हो रहा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, तो क्यों करते हैं? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको क्लासरूम में डिस्कस करना चाहिए. समझ में आया? ये इस पैराग्राफ में ये पूछा गया कि आखिर रिप्रोडक्शन करना ही क्यों है. नेक्स्ट पैराग्राफ. Whatever the answer of this question, it is obvious that we notice organism because they reproduce. If there were to be only one no reproducing member of a particular kind, it is doubtful that we would have noticed its existence. तो यहाँ पे आंसर मतलब कुछ भी आंसर आ सकता है, लेकिन हमारा जो मेन आंसर है वो ये है कि अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो हम उसको देख ही नहीं पाएंगे. अगर एक ही रहेगा, वो एक आएगा, वो एक चला जाएगा, तो हम उसको अभी जो एग्जिस्टेंस है उसके एग्जिस्टेंस को हम देख नहीं पाएंगे. इसलिए रिप्रोड्यूस किया जाता है ताकि हम उसे देख पाएँ और वो चीज़ एग्जिस्ट करे इस अर्थ पे. इट इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ organisms belonging to a single species that bring them to our notice. How do we know that two different individual organisms belong to the same species? हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि जो दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स है लेकिन वो सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं. हाउ डू वी नो दैट? ओके, यूजुअली वी से दिस because they look similar to each other. Thus, reproducing organisms create new individuals that look very much like themselves. हमें ये लगता है कि मतलब एक्चुअली ऐसा होता है कि जो रिप्रोड्यूसिंग होते हैं ऑर्गेनिज्म वो एग्जैक्टली पेरेंट्स टाइप, एग्जैक्टली नहीं मतलब थोड़ा तो पेरेंट्स टाइप दिखते हैं. तो हमें ये आइडिया होता है कि जो रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने इंडिविजुअल से, जो अपने पेरेंट्स हैं उनके ऐसे दिखते हैं. ओके. 7.1. डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द ऑर्गेनिज्म? क्या और जो ऑर्गेनिज्म है वो क्रिएट करते हैं एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ, मतलब जैसे वो खुद हैं वैसे वो क्रिएट करते हैं क्या? ये क्वेश्चन है. तो इसका हम लोग आंसर अभी हम इसको पढ़ के समझेंगे. ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिज़ाइंस आर सिमिलर. ऑर्गेनिज्म सिमिलर दिखते हैं क्योंकि उनका बॉडी डिज़ाइन जो है सिमिलर है. इफ़ बॉडी डिज़ाइंस आर टू बी सिमिलर, द ब्लू प्रिंट फॉर दिस डिज़ाइन शुड बी सिमिलर. तो उनका जो ब्लू प्रिंट है वो भी सिमिलर होना चाहिए. Thus, reproduction at its most basic level will involve making copies of the blueprint of body design. तो जो रिप्रोडक्शन है वो क्या बहुत बेसिक लेवल है, मोस्ट बेसिक लेवल है, जहाँ पे उनका कॉपी डिज़ाइन होता है, सेम टू सेम प्रेजेंट होता है, ब्लूप्रिंट होता है. In class 9th, we learned that the chromosome in the nucleus of a cell contain information for inheritance of features from parent to the next generation in the form of DNA, deoxyribonucleic acid molecule. हमने 9th में पढ़ा है कि जो रिप्रोडक्शन, जो क्रोमोसोम है सेल न्यूक्लियस के अंदर होता है, वो इनहेरिटेंस में हेल्प करता है, इनहेरिटेबल है वो पेरेंट से ऑस्प्रिंग में जाता है विद द हेल्प ऑफ इन द फॉर्म ऑफ DNA. ओके, जिसके कारण वेरिएशन आता है, इनको पता है. द DNA इन द सेल न्यूक्लियस इज़ द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन. DNA जो है वो एक इंफॉर्मेशन सोर्स है जिससे क्या बनता है? प्रोटीन बनता है. इफ़ द इंफॉर्मेशन इज चेंज्ड
डिफरेंट प्रोटीन विल बी मेड। अगर इंफॉर्मेशन ही चेंज हो गया तो डिफरेंट प्रोटीन बनेंगे। अब डीएनए जो है वही सोर्स इन प्रोटीन बनने का, और अगर डीएनए ही चेंज हो गया तो प्रोटीन भी अलग बनेंगे। डिफरेंट प्रोटीन विल इवेंचुअली लीड टू अल्टर द बॉडी डिज़ाइन। अगर प्रोटीन डिफरेंट बनेंगे तो उससे क्या होगा, तो बॉडी डिज़ाइन भी अल्टर होगा। देयरफॉर अ बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज़ द क्रिएशन ऑफ अ डीएनए कॉपी। तो जो बेसिक इवेंट है रिप्रोडक्शन का वो क्या है, डीएनए कॉपी है। सेल यूज़ केमिकल रिएक्शन टू बिल्ड कॉपी ऑफ देयर डीएनए। सेल जो होता है केमिकल रिएक्शन यूज़ करता है ताकि वो डीएनए का कॉपी बना सके। दिस क्रिएट टू कॉपी ऑफ डीएनए इन अ रिप्रोड्यूसिंग सेल एंड दे विल नीड टू बी सेपरेट from each other. However, keeping one copy of DNA in the original cell and simply from each other. However, keeping one copy to DNA in the original cell and simply pushing the other one out would not work. तो जो सेल होता है वो डीएनए का कॉपी बनाने में लगा रहता है। डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड है, हमें पता ही है। तो अगर हम डीएनए का एक स्ट्रैंड अंदर रखे न्यूक्लियस का और एक स्ट्रैंड बाहर करें तो वो काम करेगा क्या, नहीं करेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ। Because the copy pushed out would not have any organized cellular structure for maintaining life process। क्योंकि अगर हम लोग एक डीएनए स्ट्रैंड को बाहर भेजेंगे तो वो क्या होगा, उसमें कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होगा जो लाइफ को प्रोसेस कर सकता है। Therefore, DNA copying is accompanied by the creation of an additional cellular apparatus, and then the DNA copies separate each with its own cellular apparatus. Effectively, a cell divides to give rise to two cells। तो जो डीएनए है, डीएनए का जो डिवीजन होता है वो उसके एक न्यू एडिशनल सेलुलर अपैरेटस की हेल्प से होता है। ओके, सो डैट वो अच्छे से उसका कॉपी भी हो पाए और वो दूसरे सेल में जा भी पाए। और ये चीज़ ध्यान रखना कि सेल जो है वो डिवाइड होता है और डिवाइड होकर वो दो सेल को प्रोड्यूस करता है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। द टू सेल्स आर ऑफ कोर्स सिमिलर बट आर दे लाइकली टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल। जो दो सेल्स होते हैं जो प्रोड्यूस सिमिलर होते हैं, क्या वो लेकिन सच में एकदम सेम टू सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं? द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल डिपेंड ऑन हाउ एक्यूरेटली द कॉपिंग रिएक्शन इन्वॉल्व अकर। इसका जो आंसर डिपेंड करता है कि वो कॉपी जो हुआ डीएनए का वो कैसे हुआ है, कितने अच्छे से हुआ है। ओके, नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज़ एब्सोल्युटली रिलायबल। कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन जो है वो एब्सोल्युटली इतना भी अच्छा रिलायबल नहीं है कि वो एकदम सेम कॉपी करे। देयरफॉर इट इज़ ओनली टू बी एक्सपेक्टेड दैट द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ डीएनए विल हैव सम वेरिएशन ईच टाइम। तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ वेरिएशन हर एक टाइम ईच टाइम होता ही है। एज अ रिजल्ट द डीएनए कॉपी जनरेटेड विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल। जो डीएनए कॉपी जनरेट होता है वो सिमिलर होता है लेकिन वो एकदम आइडेंटिकल होता है कि ओरिजिनल से नहीं। सम ऑफ दिस वेरिएशन माइट be so drastic that a new DNA copy cannot work with the cellular apparatus it inherits। कभी कभी ऐसा होता है कि जो न्यू डीएनए कॉपी बन गया है वो सेलुलर apparatus से इनहेरिट होता ही नहीं है। सच अ न्यू बॉर्न सेल विल सिंपली डाई। तो ऐसे जो सेल होते हैं जो इनहेरिटेंस नहीं हो रहे तो वो कहते हैं डाई हो जाते हैं। On the other hand, there could still be many other variation in a DNA copy that would not lead to such a drastic outcome। ऐसे बहुत सारे जो ऐसे नहीं होते, ओके, जो ड्रास्टिक आउटकम नहीं देते। Thus the surviving cells are similar to। तो वो जो ऐसे सेल जो रेप्लिकेट भी होते हैं, डिवाइड भी होते हैं ऐसे डीएनए, तो वो क्या होते हैं, वो सर्वाइविंग सेल में प्रेजेंट होते हैं। बट जो नहीं होते वो ऐसा वो डाई हो जाते हैं। बट different from each other. The inbuilt tendency for variation during reproduction is a basis for evolution, as we will discuss in the next chapter। तो ये जो वेरिएशन है रिप्रोडक्शन के टाइम पे वेरिएशन, ये क्या बेसिस है किस चीज़ के लिए, इवोल्यूशन के लिए। ठीक है, हम ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है 7.11 द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म fill well-defined places or niches in the ecosystem using their ability to reproduce। जो पॉपुलेशन होता है ऑर्गेनिज्म का वो प्रेजेंट होते हैं, वो अपने एक एग्जैक्ट प्लेस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अपने एक नीच में प्रेजेंट होते हैं इन द इकोसिस्टम में। ओके, यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं उस हिसाब से वो अपने अलग अलग जगह पे वो प्रेजेंट होते हैं।
ने स्पेसिफिक जगह पे। द कंसिस्टेंसी ऑफ DNA कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ बॉडी डिज़ाइन फीचर दैट अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू यूज़ दैट पर्टिकुलर नेचर। जो कंसिस्टेंसी होता है DNA को कॉपी करने का रिप्रोडक्शन का टाइम, ये इंपॉर्टेंट है फॉर मेंटेनेंस बॉडी डिज़ाइन फीचर दैट अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू यूज़ द पर्टिकुलर नेचर। ओके, तो ये जो कॉपिंग है DNA का वो बहुत एसेंशियल है ताकि वो उस चीज़ के उसके बॉडी डिज़ाइन को कॉपी कर सके। और उस क्योंकि अगर वो वैसा ही प्रोड्यूस होगा तो उसको वो जो उसकी जो प्लेस है, जो नीचे इकोसिस्टम में जो उसकी प्लेस है, हैबिटाट है, ओके, तो वहाँ पे वो रह सकता है। रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज। जो रिप्रोडक्शन है वो क्या है कि वो देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की स्टेबिलिटी के लिए रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ स्पीशीज। However, nature can change because of the reason beyond the control of the organism. Their temperature on Earth can go up and down, water levels can vary, or there could be a meteor hits. To think of a few examples. तो यहाँ पे क्या लिखा है कि वैसे तो अगर ऑर्गेनिज्म में कोई चेंजेस नहीं होगा तो वो अपने स्पेसिफिक जगह पे रहेगा, मतलब नीचे में रहेगा ऑफ इकोसिस्टम। लेकिन इसको छोड़ के अगर टेम्परेचर में कोई चेंजेस हुआ, वाटर लेवल में कोई चेंजेस हुआ, और भी दूसरे वेरिएशंस हुए, तो उससे क्या होगा, उनकी नीचे में चेंजेस होगा, जिसके कारण या तो वो डाई हो जाएंगे, और अगर उनमें वेरिएशन रहेगा तो वो उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। एग्जाम्पल, इफ़ अ पॉपुलेशन ऑफ अ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वेयर suited to a particular niche and if the niche were drastically altered, the population could be wiped out. अगर एक पॉपुलेशन है जो एक नीच में रहता है, लेकिन अगर नीच जो है वो ड्रास्टिकली अल्टर्ड हुआ तो वो जो पॉपुलेशन होगी वहाँ पे वाइप आउट, वो ख़त्म हो जाएगी वहाँ से। हाउएवर इफ सम वेरिएशन वेयर टू बी प्रेजेंट इन अ फ्यू इंडिविजुअल्स इन दिस पॉपुलेशन, देयर वुड बी सम चांस फॉर देम टू सर्वाइव। अगर उस पॉपुलेशन में कुछ वेरिएशन रहेगा किसी इंडिविजुअल में, तो वहाँ पे चांसेस होगा कि वो सर्वाइव कर सकते हैं। दस इफ़ देयर वर पॉपुलेशन ऑफ अ बैक्टीरिया लिविंग इन अ टेम्परेट वाटर, अगर एक बैक्टीरिया का पॉपुलेशन है जो कहाँ पर रह रहे हैं, टेम्परेट वाटर में रह रहे हैं, जहाँ पे उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा भी नहीं, इतना कम भी नहीं, टेम्परेट है, ऑप्टिमम है। एंड इफ़ द वाटर टेम्परेचर वेयर टू बी इंक्रीज, और अगर वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ बाय ग्लोबल वार्मिंग, मोस्ट ऑफ दिस बैक्टीरिया वुड डाई, तो उसमें से बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे वो मर जाएंगे। बट द फ्यू वेरिएंट रेजिस्टेंट टू हीट वुड सर्वाइव एंड ग्रो फर्दर, लेकिन ऐसे कुछ बैक्टीरिया होंगे जो हीट रेजिस्टेंट होंगे, जिनको हीट का इतना फ़र्क नहीं पड़ता होगा, तो वो क्या करेंगे, वो सर्वाइव कर जाएंगे एंड ग्रो फर्दर। वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ ओवर टाइम। जो वेरिएशन है वो क्या है, यूज़फुल है फॉर सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज टाइम के हिसाब से। तो वेरिएशन इज ऑल्सो यूजफुल फॉर इवोल्यूशन। सो नेक्स्ट पैराग्राफ, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। सिंगल ऑर्गेनिज्म जो अकेले रहते हैं, जो अकेले ऑर्गेनिज्म, वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, उनका जो रिप्रोडक्शन का मेथड है वो कैसा है। तो पहला हम देखेंगे फिशन। ओके, फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सेल्स डिवीजन और फिशन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। ओके, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए जो फिजन डिवीजन है वो कैसा है, सेल डिवीजन और फिजन लीड्स टू क्रिएट न्यू इंडिविजुअल। ओके, उनमें सेल का डिवाइड होगा, और फिजन मतलब डिवाइड ही होता है, टूटना होता है, तो उससे क्या होगा, उनके न्यू इंडिविजुअल बन जाएंगे, मतलब किसी चीज़ को काट दो और वो न्यू इंडिविजुअल बन जाते हैं। Many different patterns of fission have been observed. Many bacteria and protozoa simply split into two equal halves during cell division. तो बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ में क्या होता है कि वो उनकी जो बॉडी है वो दो इक्वल हेल्प्स में डिवाइड हो जाती है और वो न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर देती हैं। इन ऑर्गेनिज्म सच एज एमीबा, द स्प्लिटिंग ऑफ द टू सेल्स ड्यूरिंग डिवीजन कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन। एमीबा में जो होता है स्प्लिटिंग, टूटना जो होता है उनका, वो किसी भी प्लेन से होगा, इट वुड बी हॉरिजॉन्टल, रेडियल और वर्टिकल। हाउएवर सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म show somewhat more organization of their bodies, such as seen in Leishmania, which cause Kala Azar, which have a wipe-like structure at one end of the cell. In such organism, binary fission occurs in a definite
ओरिएंटेशन इन रिलेशन टू, तो लेसमेनिया में उनमें क्या होता है कि इनके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें वो क्या होता है कि वो उनका बाइनरी फिशन होता है। बाइनरी फिशन मतलब वो पहले दो में डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ से कि स्ट्रक्चर में देखो, आप इस स्ट्रक्चर में दिया गया है, देखो तो ये है लेसमेनिया। तो ये इनका जो बॉडी है, पहले तो क्या होगा, देखो सिंगल यहाँ पे सेल है, ओके, सिंगल सेल डिवाइड होता है, ठीक है, फिर डिवाइड हो गया। अब क्या होगा कि इनका जो बॉडी है, देखो ये अलग होगा, डिवीजन करेंगे, पूरा न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है। फिर क्या होगा, पूरा ये जो सेल है इनका जो बॉडी है पूरा ये डिवाइड हो जाता है धीरे धीरे, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड बाइनरी फिशन, क्योंकि बाइनरी मतलब दो, ये दो में डिवाइड हो जाते हैं, ओके, समझा। सो नेक्स्ट हम देखेंगे दी स्ट्रक्चर्स अदर सिंगल सेल सच एज malarial parasite plasmodium divide into many daughter cells simultaneously by multiple fission। जो प्लाज्मोडियम है यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर प्लाज्मोडियम का वो कैसा हो रहा है, वो डिवाइड हो रहा है मैनी सेल्स में, ठीक है, मैनी सेल्स में एक ही प्लाज्मोडियम के अंदर, ओके। तो मैनी डॉटर सेल में डिवाइड हो रहे हैं, देखो यहाँ पे बहुत सारे डॉटर सेल है, ये इसमें देखो डिवाइड हो रही है। ये क्या पूरा, ये क्या प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम के अंदर जो मैंने बहुत सारी डॉटर सेल वो डिवाइड कर रहे थे। इसमें इसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल फ्यूशन, ओके, क्या बोलेंगे इसको, मल्टीपल फ्यूशन, समझा। अब यीस्ट ऑन द अदर हैंड कैन पुट, तो यीस्ट में भी देखा जाएगा तो उसमें भी क्या होता है कि स्मॉल बर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं यीस्ट में, देखो स्मॉल बर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं, फिर बाद में क्या होते हैं अपने पेरेंट्स से वो सेपरेट होते हैं। जैसे कि मैं बताते हैं यहाँ पे आपको, ये देखो जैसे कि ये यीस्ट है, ठीक है। अब समझो ये यीस्ट है, तो इसके बॉडी पे ऐसे बर्ड फॉर्म होते हैं, एक मिनट, एक यीस्ट है सिमिलर, फिर इसकी बॉडी पे ऐसे प्रोड्यूस हो गए बर्ड, फिर इस पे ऐसे, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि ये बर्ड जो है वो बाहर निकल जाते हैं, मतलब अटैच खत्म हो जाता है पेरेंट बॉडी से, ओके। फिर वो अपनी अलग से लाइफ जीते हैं, ओके। तो यीस्ट में ऐसा होता है, आप चाहिए तो इसका गूगल पे देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक दैट इज़ फ्रेगमेंटेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम देखेंगे फ्रेगमेंटेशन, जो कि सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड्स कैन स्टिल वर्क। Spirogyra, for example, simply breaks up into a smaller pieces upon maturation. These pieces or fragments grow into a new individual can work out of the reason for this based on what we say in activity। तो यहाँ पे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देख रहे हैं हम लोग फ्रेगमेंटेशन। तो जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें भी सिंपल एकदम रिप्रोडक्शन हो रहा है, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन भी है उनमें, तो सिंपल रिप्रोडक्शन हो रहा है। जैसे एग्जांपल है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा में क्या हो रहा है कि उसकी जो स्पायरोगायरा की बॉडी है, ठीक है, वो बॉडी क्या हो रही है, डिवाइड हो जा रही है, फ्रैगमेंट में डिवाइड हो रही है, टुकड़ों में डिवाइड हो रही है, और हर एक टुकड़ा जो है वो क्या हो रहा है, एक न्यू इंडिविजुअल बन जा रहा है। तो ये कब हो रहा है, अपॉन मैच्योरेशन। दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये जो है वो हर एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ट्रू है क्या, नहीं। दे कैनॉट सिंपली डिवाइड सेल बाय सेल, वो सिंपली डिवाइड नहीं होते। द रीज़न इज़ दैट मैनी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एज वी हैव सीन आर नॉट सिंपली अ रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल्स। क्योंकि इसका रीज़न ये है क्योंकि जितने मल्टीसेलुलर सेल हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनकी जो सेल है हर किसी की सेम नहीं है, वो डिफरेंट अलग अलग सेल के एग्रीगेट से मतलब मिला के बने हैं। स्पेशलाइज सेल्स आर ऑर्गेनाइज एज टिश्यू, जो स्पेशलाइज सेल्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज हुए एज अ टिश्यू, एंड टिश्यूज़ are organized into organs
which then have to be placed at definite positions in the body. ओके, तो बॉडी में क्या कर रहे हैं, डेफिनेट पोजीशन प्लेस कर रहे हैं। तो सेल से क्या बना है, टिश्यू बने हैं, टिश्यू का आगे तो क्या क्या बना है, ऑर्गन बना है। अब वो बॉडी में अलग अलग पोजीशन है उनकी। इन सच अ केयरफुली ऑर्गेनाइज सिचुएशन सेल बाय सेल डिवीजन वुड बी इम्प्रैक्टिकल। तो ऐसे ऑर्गेनाइज बॉडी में सेल बाय सेल डिवीजन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देयरफॉर नीड टू यूज़ मोर कॉम्प्लेक्स वेज ऑफ रिप्रोडक्शन। इसलिए जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो और कॉम्प्लेक्स वे यूज़ करते हैं फॉर रिप्रोडक्शन। A basic strategy used in multicellular organism is that different cell type perform different specialized function। एक और चीज़ होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें और कॉम्प्लेक्स वे होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। अब बेसिक स्ट्रेटेजी में पढ़ा रिप्रोडक्शन के सेल फ्रॉम, तो जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें जो सेल्स हैं वो अलग अलग रिप्रोडक्शन पैटर्न शो करते हैं। ओके, और उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। यहाँ पे लिखा है जैसे कि मैं हाईलाइट कर देती हूँ। बेसिक स्ट्रेटेजी यूज इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज दैट डिफरेंट सेल टाइप्स परफॉर्म डिफरेंट स्पेशलाइज फंक्शन। जो डिफरेंट अलग अलग सेल टाइप्स हैं तो वो अलग अलग सेल टाइप अलग अलग स्पेशलाइज फंक्शन में परफॉर्म करते हैं। फॉलोइंग दिस जनरल पैटर्न रिप्रोडक्शन इज such organism is also the function of a specific cell type. How is reproduction to be achieved from a single cell type if the organism itself consists of many cell types? The answer is that there must be a single cell type in the organism that is capable of growing, proliferating, and making other cell types under the right circumstances. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर सेल जो है वो जो पूरे बॉडी है वो अलग अलग सेल से बने और हर एक सेल जो सेल है उनका जो स्ट्रक्चर है वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर भी अलग है, उनका फंक्शन और स्पेशलाइज्ड है, तो उनमें सिंगल डिवीज़न से कैसे रिप्रोडक्शन होगा। तो इसका आंसर ये है कि डिवीज़न के लिए भी और डिवीज़न के लिए प्रोलिफरेटिंग एंड ग्रोइंग के लिए वो जो सेल्स होते हैं उनका एक स्पेसिफिक रोल प्ले करेगा। उनके लिए भी एक स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जो ग्रो करेंगे और जो डिवाइड करेंगे। ओके, नेक्स्ट है रीजनरेशन। Many fully differentiated organisms have the ability to give rise to a new individual organism from their body parts. That is, if the individual is somehow cut or broken up into many pieces, many of these pieces grow into a separate individual. For example, simple animals like Hydra and Planaria can be cut into many numbers of pieces, and each piece grow into a complete organism. This is known as regeneration. Regeneration is carried out by a specialized cell. These cells proliferate and make large number of cells. From this mass of cell, different cell undergo changes to become various cell types and tissue. तो यहाँ पे क्या लिखा है, रीजनरेशन में क्या होता है कि इसका एग्जांपल है प्लैनेरिया और हाइड्रा। अगर हम उसको कट करेंगे प्लैनेरिया को तो उसका हर एक पार्ट जो है वो एक न्यू इंडिविजुअल में आ जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज रीजनरेशन। ओके, these changes take place in an organized sequence referred to as a development. However, regeneration is not the same as reproduction, since most organisms would not normally depend on being cut up to be able to reproduce. तो रीजनरेशन जो है वो रिप्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने टूटने का इंतज़ार नहीं करते हैं। ओके, तो ये भी एक सीक्वेंस में हो रहा है रीजनरेशन। जैसे कि यहाँ पे देखो ये डायग्राम में दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, ये प्लैनेरिया है। पहले प्लैनेरिया का 3 कट हुए और उसमें देखो पहला जो अपर बॉडी है, अपर पार्ट जो है इसका हेड का पार्ट वो देखो वो जनरेट हुआ नीचे में, ठीक है। फिर इसका जो बॉडी पार्ट है वो जनरेट। तो हम देख रहे हैं बडिंग। ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा यूज रीजनरेटिव सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस of budding. In Hydra, a bud develops as an outgrowth due to specific site
This bird develop into a tiny individual and when fully mature detach from the parent body and become new independent individual. अभी हाइड्रा में बर्डिंग देखते हैं. बर्डिंग में क्या होता है कि पेरेंट की बॉडी पे एक बर्ड फॉर्म होता है. ओके, जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखो, ये छोटा सा बर्ड फॉर्म हुआ. ओके, धीरे धीरे डेवलप होगा. जब ये मैच्योर हो जाएगा बर्ड, तो क्या होगा, ये डिटैच हो जाएगा पेरेंट की बॉडी से. ओके, तो ये और फिर वो डिटैच होने के बाद वो अपना इंडिपेंडेंट रहेगा. तो इनमें ऐसे होता है रिप्रोडक्शन. ओके, दैट इज बर्डिंग इज लाइक ओनली दैट. देन vegetative propagation. There are many plants in which parts like the root, stem and leaves develop into new plants under appropriate condition. यहाँ पे ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो जिसके रूट, स्टेम और लीव्स होते हैं जो डेवलप होते हैं इनटू न्यू प्लांट में. ठीक है, जिसका रूट डेवलप हो गया न्यू प्लांट में और स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, एक एप्रोप्रिएट कंडीशन. अनलाइक इन मोस्ट एनिमल प्लांट्स कैन indeed use such a mode of reproduction. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है वो प्लांट यूज़ करता है. हमारे में हो सकता है क्या, एनिमल्स में नहीं. दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज़ यूज्ड इन मेथड्स सच एज लेयरिंग और ग्राफ्टिंग टू ग्रो मैनी प्लांट्स लाइक शुगर केन. ज़्यादा करके शुगर केन में यूज़ होता है ये. ग्राफ्टिंग मतलब कट, उसका पार्ट कट करना है, फिर उसको एक अलग साइड पे उसको ग्रो करना है. जैसे कि शुगर केन में होता है रोजेस, ग्रेप्स फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस. प्लांट रेस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन bear flowers and fruits earlier than those produced from seeds. ठीक है, जो प्लांट जिसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है वो फ्लावर्स और फ्रूट पहले प्रोड्यूस करते हैं देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स. ठीक है, सीड्स के पहले. Such methods also make possible the propagation of plants such as banana, orange, rose and jasmine that have lost the capacity to produce seeds. जिनमें सीड प्रोड्यूस नहीं होता है वैसे प्लांट भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं और डेवलप होते हैं. ओके, अनदर एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज दैट ऑल प्लांट प्रोड्यूस आर जेनेटिकली सिमिलर इनफ टू द पेरेंट प्लांट टू हैव ऑल इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एक फ़ायदा ये होता है, बेनिफिट ये है कि जो प्लांट है उसका जो सेम पेरेंट बॉडी है, सेम टू सेम पेरेंट बॉडी जैसा ही ऑफस्प्रिंग मतलब जो न्यू इंडिविजुअल हुआ है वो सेम टू सेम रहता है. ओके, जेनेटिकली सिमिलर. देखो यहाँ पे लिखा है. तो जेनेटिकली सिमिलर इन टू द पेरेंट प्लांट टू हैव ऑल इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. तो जैसे पेरेंट प्लांट में कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वैसे सेम टू सेम उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. सिमिलरली बर्ड्स प्रोड्यूस्ड इन द नॉचेस along the leaf margin of bryophyllum fall on the soil and develop into new plant. सिमिलरली जो होते हैं बर्ड्स प्रोड्यूस होता है ऑन द नॉचेस. नॉचेस मतलब क्या, बाउंड्री प्रोड्यूस होता है बर्ड्स. ये देखो, तो ये ब्रायोफाइलम का लीफ है. इस पर देखो बर्ड्स प्रोड्यूस हुए कहाँ पे, इसके नॉचेस प्रोड्यूस हुए हैं. ओके, ठीक है, यहाँ प्रोड्यूस हुए, देखो यहाँ पे हुए हैं, यहाँ पे इनके रूट्स भी है. बाद में क्या होते हैं, ये इस लीफ से डिटैच हो जाते हैं और कहाँ नीचे सॉइल में आकर फिर यहाँ पे ये ग्रो करते हैं. ओके, सो एज अ न्यू प्लांट वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं. नेक्स्ट हम टिश्यू कल्चर देखते हैं. टिश्यू कल्चर. इन टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यू or separating cells from the growing tip of a plant. The cells are then placed in an artificial medium where they divide rapidly to form a small group of cell or callus. टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि एक प्लांट में से या फिर किसी भी एनिमल्स में से प्लांट में से टिश्यू और या फिर सेल निकाल दिया जाता है. तो टिश्यू निकाल दिया जाता है और उस टिश्यू को एक आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करते हैं. अब वो ग्रो करने में क्या फॉर्म होता है, वो एक कैलस फॉर्म करता है. देखो ग्रुप, कैलस क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल. मतलब बहुत सारे अगर सेल बनते हैं, ठीक है, एक सेल फिर और सेल फिर और सेल फिर और सेल,
तो ऐसे बहुत सारे सेल्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कैलस बनाते हैं, ठीक है। The callus is transferred to another medium containing hormones for growth and differentiation। फिर इस कैलस को दूसरे मीडियम में डाला जाता है, दूसरे कंटेनर में डाला जाता है जहाँ पे ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं फॉर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन के लिए। डिफरेंशिएशन मतलब उसका मैच्योर होने के लिए। द प्लांटलेट्स आर देन प्लेस्ड इन द सॉइल so that they can grow into a mature plant. Using tissue culture, many plants can be grown from one parent in disease-free condition. This technique is commonly used for ornamental plant। ये जो टेक्निक है मतलब इसमें क्या था, उसमें पहले हम लोग कैलस को लेंगे, एक ग्रोइंग मीडियम में डालेंगे, वहाँ पे वो ग्रो होगा, उसके जो छोटे छोटे प्लांटलेट्स होते हैं फिर उसको सॉइल में ग्रो करेंगे। इससे क्या होता है कि डिजीज़ फ्री प्लांट भी मिलता है, डिजीज से बचा हुआ रहता है वो प्लांट। और ज़्यादा करके ये जो टेक्निक है वो यूज़ करते हैं फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट। किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए। नेक्स्ट, स्पोर फॉर्मेशन। इवन इन मैनी सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक रिप्रोडक्शन पार्ट कैन बी आइडेंटिफाइड। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट डेवलप ऑन द ब्रेड is activity 7.2. Above are the hyphae of the bread mold rhizopus. They are not reproductive parts. On the other hand, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी स्पोर फॉर्मेशन होता है, जैसे कि हम लोग फंगस में देख रहे हैं। यहाँ पे किस में देख रहे हैं, राइजोपस में। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो निकल रहा है दैट इज़ वो क्या है, हाइफी है, ठीक है। दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। ऑन द अदर हैंड वो रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, बट फिर भी वो क्या करते हैं, ब्रांच प्रोड्यूस करते हैं। ऑन द अदर हैंड द टाइनी बल्ब ऑन अ स्टिक स्ट्रक्चर्स आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। जो टाइनी बल्ब है, स्टिक स्ट्रक्चर्स, वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। देखो ये छोटे छोटे बल्ब जो है ये, ठीक है, ये किस में इन्वॉल्व, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ओके, द बल्ब्स आर स्पोरेंजिया। वो बल्ब हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया कहते हैं। विच कंटेन सेल्स और स्पोर दैट कैन इवेंचुअली डेवलप इट इनटू अ राइजोपस इंडिविजुअली। जो डेवलप होता है किसमें, राइजोपस में इंडिविजुअली। द स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स दैट प्रोटेक्ट देम until they come into contact with another moist surface and can begin to grow। जो स्पोर्स होता है उनके ऊपर एक थिक वॉल होता है और वो तब तक होता है जब तक वो एक्चुअल में मतलब मॉइस्ट दूसरे मॉइस्ट सरफेस से ना ओरिजिनेट, तब तक वो रहता है और वो ग्रो होने लगता है, ठीक है। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, वहाँ पे एक थिक वॉल होता है। ओके, नेक्स्ट है, ऑल द मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट वी हैव डिस्कस्ड सो फार अलाउ न्यू जनरेशन टू बी क्रिएटेड फ्रॉम अ सिंगल इंडिविजुअल। दिस इज़ नॉन एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम जितना भी पढ़ते आए हैं जैसे कि बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, फिजन, ओके, स्पोर फॉर्मेशन, तो ये सब जितने भी किस में आते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं। किस में हो रहा है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में we are also familiar with modes of reproduction that depend on the involvement of two individuals before a new generation can be created। तो हमें पता है कि मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन फैमिलियर हैं कि जहाँ पे एक जनरेशन के लिए दो इंडिविजुअल की ज़रूरत पड़ती है। ओके, बुल्स अलोन कैन नॉट प्रोड्यूस न्यू कैल्ब्स। जो बुल्स होते हैं वो अकेले कैल्ब्स को नहीं प्रोड्यूस करते हैं। नॉर कैन हैंस अलोन प्रोड्यूस न्यू चिक्स, और हैन भी अकेले नहीं प्रोड्यूस करते। इन सच केसेस बोथ सेक्सेस मेल्स एंड फीमेल्स आर नीडेड टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशन। तो ऐसे केस में क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों चाहिए रहते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसका क्या इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस, क्या बेनिफिट क्या है। आर देयर एनी लिमिटेशन ऑफ द असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विच हैव बीन डिस्कसिंग अबव। नेक्स्ट, what the sexual mode of reproduction? The creation of two new cells from one involves copying of the DNA as well as the cellular apparatus। जो क्रिएशन होता है टू न्यू सेल्स का फ्रॉम वन, एक सेल से दो न्यू सेल बन रहे हैं, तो वहाँ पे एक्चुअली कॉपी होता है DNA का फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ सेलुलर apparatus
द DNA कॉपिंग मैकेनिज्म एज वी हैव नोटेड कैन नॉट बी एब्सोल्युटली एक्यूरेट, तो वो इतना एक्यूरेट नहीं होता। एंड द रिजल्टेंट एरर्स आर ऑफ सोर्स ऑफ वेरिएशन, और जो उसमें एरर आते हैं वो क्या होते हैं, वेरिएशन हो जाते हैं, मतलब डिफरेंट, जो उसमें कुछ कमी आ गया तो वेरिएशन हो गया इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय वेरिएशन, हर एक ऑर्गेनिज्म के पास ऐसा वेरिएशन से प्रोटेक्ट नहीं होता। बट इन अ पॉपुलेशन वेरिएशन आर यूजफुल फॉर इंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज़, लेकिन पॉपुलेशन में वेरिएशन जो होता है वो यूज़फुल होता है स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए। इट वुड देयरफॉर मेक सेंस if organism came up with reproductive modes that allowed more and more variation to be generated। ये भी एक सेंस बताता है कि अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिव मोड से आ रहा है जहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिल रहा है तो वो उसके लिए अच्छा है। जैसे कि हम देखते हैं while DNA copying mechanism are not absolutely accurate, they are precise enough to make the generation of variation a fairly slow process। DNA का मैकेनिज्म जो है वो इतना एब्सोल्युटली एक्यूरेट नहीं होता है, और यहाँ जो वेरिएशन होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है। ऑब्वियसली DNA वेरिएशन बहुत स्लो होता है। इफ़ द DNA कॉपिंग मैकेनिज्म वेयर टू बी लेस एक्यूरेट, मैनी ऑफ द रिजल्टेंट DNA कॉपी वुड नॉट बी एबल टू वर्क विद द सेलुलर अपैरेटस। अगर वो एक्यूरेट नहीं रहेगा तो वो सेलुलर अपैरेटस काम कर पाएगा कि नहीं, एंड वुड डाई। अगर वो DNA जो कॉपी हो रहा है वो अगर सेम नहीं है, अगर बार बार वो चेंज होता है, तो क्या होगा कि वो सेलुलर अपैरेटस उस पर काम ही नहीं कर पाएगा और वो क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। सो हाउ कैन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेरिएंट्स बी स्पीडेड अप, तो इसको हम स्पीड अप कैसे कर सकते हैं। ईच न्यू वेरिएशन इज़ मेड इन अ DNA कॉपी दैट ऑलरेडी हैज़ वेरिएशन। हर एक जो वेरिएशन जो बन रहा है DNA कॉपी का वो DNA से बन रहा है, और जो DNA आया वो दूसरे से आया तो उसमें ऑलरेडी वेरिएशंस है, ठीक है, एक्यूमुलेटेड फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन। और वो वेरिएशन कहाँ से आया, पहले के जनरेशन से आया है। Thus, two different individuals in a population would have quite different patterns of accumulated variation. Since all of these variations are in a living individual, it is assured that they do not have any really bad effect. Combining variation from two or more individuals would thus create new combination of variants. Each combination would be novel since it would involve two different individuals. The sexual mode of reproduction incorporate such as process of combining DNA from two different individual during reproduction। तो यहाँ पे एक सिंपल चीज़ बताया गया है कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो इंडिविजुअल जरूरत पड़ती है जहाँ पे दोनों वेरिएशन होता है, दोनों के जो वेरिएशन होता है एज इट इज़ नहीं आते हैं। वो कैसे आते हैं, वो मिक्सिंग होने के बाद आते हैं। ओके, कुछ वैसे आते हैं लेकिन कुछ जो होते हैं मिक्सिंग होने के बाद आते हैं। बट दिस क्रिएट अ मेजर डिफ़िकल्टी if each new generation is to be the combination of the DNA copy from two pre-existing individuals, then each new generation will end up having twice the amount of DNA that the previous generation had. This is likely to mess up the control of the cellular apparatus by the DNA. How many ways can we think of for the solving this difficulty? तो यहाँ पे एक और है कि अगर दो DNA के हम लोग इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो बाद में क्या हो जाएगा, मैसी हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ अमाउंट ऑफ DNA का जो होगा ट्वाइस हो जाएगा। दिस इज़ लाइकली मैस, तो ऐसे क्या होगा और कंट्रोल चला जाएगा, वो बहुत मैसी फॉर्म करेगा, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ते हैं एक्चुअली क्या है। वी हैव सीन अर्लियर दैट एज ऑर्गेनिज्म बिकम मोर कॉम्प्लेक्स द स्पेशलाइजेशन ऑफ टिश्यू इंक्रीजेस। हमने देखा कि जो ऑर्गेनिज्म में धीरे धीरे और कॉम्प्लेक्स हो रहा है और उनका जो स्पेशलाइजेशन है टिश्यू का वो इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब जो टिश्यू है उनके कैरेक्टर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, वो अलग अलग फंक्शंस कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। वन सोल्यूशन दैट मैनी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव फाउंड फॉर द प्रॉब्लम मेंशन्ड above is to be have special lineage of cells in specialized organs in which only half the number of chromosomes and a half amount of DNA as compared to the non-reproductive body cell. This is achieved by a process of cell division called meiosis. Thus, when these germ cells from two individuals combine during sexual reproduction to form a new individual, it results in re-establishment of the number of chromosomes and the DNA content in the new generation. तो यहाँ पे सिंपली ये लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं होता है कि दोनों में से डबल DNA आ गए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली जो जर्म सेल्स होते हैं जहाँ पे जो रिप्रोडक्शन शो करता है, जहाँ से न्यू इंडिविजुअल बन रहे हैं, ओके, क्योंकि बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में क्या होता है,
ये सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस होते हैं। माइटोसिस में क्या होता है, डेट इज़ अ इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है, जहाँ पे इक्वली एक सेल से दो सेल्स बनते हैं। और मियोसिस में क्या होता है कि जहाँ पे एक सेल से, जहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन होता है, जहाँ पे एक सेल से 4 सेल बनते हैं। ओके, तो मतलब सेल डिवीजन जो हो रहा है उसमें क्या होता है कि हाफ, जब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जर्म सेल्स होते हैं उसके लिए, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पेसिफिकली जर्म सेल्स होते हैं, जो मेल एंड फीमेल दोनों में से हाफ मियोसिस डिवीजन करके उसमें हाफ डीएनए एंड हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन्वॉल्व होता है। और जब मेल एंड फीमेल जर्म सेल कंबाइन होते हैं तो वो एक कंप्लीट क्रोमोसोम सेट प्रोड्यूस करते हैं एंड डीएनए ऑल्सो। इफ़ द zygote is to grow and develop into an organism which has highly specialized tissue and organ, then it has to have sufficient stores of energy for doing this. तो जब मेल एंड फीमेल जर्म सेल कंबाइन होते हैं तो वो जाइगोट प्रोड्यूस करते हैं और उसमें सफिशिएंट स्टोर होता है एनर्जी का, क्योंकि दोनों का डीएनए जो हाफली होता है कंबाइन होता है और वो रिकॉम्बिनेशन शो करता है। इन वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म इट इज़ सीन दैट द टू जर्म सेल्स आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। लेकिन जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो दोनों जर्म सेल्स होते हैं वो एक दूसरे से इतने भी डिफरेंट नहीं होते और मे इवन भी सिमिलर, या तो वो सेम ही होते, बट एज अ बॉडी डिज़ाइन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। लेकिन जैसे बॉडी का डिज़ाइन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, द जर्म सेल्स ऑल्सो स्पेशलाइज, तो जर्म सेल जो होता है वो भी स्पेशलाइज होता है। वन जर्म सेल इज लार्ज एंड कंटेन द फूड स्टोर वाइल द अदर इज़ स्मॉलर एंड लाइकली टू बी मोटाइल। एक जर्म सेल जो होता है वो जो बड़ा होता है जो कि फूड स्टोर करता है, और एक जर्म सेल जो होता है वो क्या स्मॉलर होता है जो कि लाइकली टू बी मोटाइल। कन्वेंशनली द मोटाइल जर्म सेल इज़ कॉल्ड अ मेल गैमेट। जो मोटाइल जर्म सेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेट कहते हैं। एंड द जर्म सेल कंटेनिंग द स्टोर्ड फूड इज़ कॉल्ड अ फीमेल गैमेट। और जो जर्म सेल जिसमें फूड स्टोर होता है इसमें क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट। Okay, we shall see in the next few sections how the need to create these two different types of gamete give rise to differences in the male and female reproductive organs, and in some cases difference in the bodies of the male and female organisms. तो हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे ये दोनों जर्म सेल के कारण फीमेल एंड मेल जाइगोट में कैसे डिफरेंसेस आते हैं उनके बॉडी में और उनके हार्मोन्स में और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑल्सो, और दोनों के ऑर्गन्स कैसे अलग अलग होते हैं। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो हम फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर लोकेटेड इन द फ्लावर। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंजियोस्पर्म का वो कहाँ पे होता है, फ्लावर में ही होता है, ठीक है। You have already studied the different types of flower, different parts of flower, sepals, petals, stamens and pistil। तो फ्लावर्स का अलग अलग पार्ट्स जैसे कि सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टिल। तो यहाँ पे देखो ये है सेपल्स, पेटल्स, ये क्या है सेपल्स, पेटल, और ये दोनों क्या होते हैं स्टेमन्स, और ये देखो ये क्या है पिस्टिल। ओके, स्टेमन्स एंड पिस्टिल्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो स्टेमन और पिस्टिल जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। ओके, फॉर फ्लावर विच कंटेन द जर्म सेल, इसमें क्या होता है, जर्म सेल्स होता है। व्हाट पॉसिबल फंक्शन कुड द पेटल्स एंड सेपल सर्व। तो फिर ये पेटल और सेपल का क्या फंक्शन है। द फ्लावर में बी यूनिसेक्सुअल, फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो सकता है जिसमें मतलब सिर्फ या तो सिर्फ फीमेल प्रेजेंट हो या तो सिर्फ मेल प्रेजेंट हो, जैसे कि एग्जांपल क्या पपाया एंड वाटरमेलन। तो क्या क्या एग्जांपल है, पपाया एंड वाटरमेलन। व्हेन इट कंटेन्स आइदर स्टेमन्स और अ पिस्टिल और बाइसेक्सुअल। और बाइसेक्सुअल में क्या जिसमें दोनों होते हैं फीमेल एंड मेल, तो वो कौन सा हिबिस्कस, मस्टर्ड। ओके, व्हेन इट कंटेन्स बोथ
Stamens and pistil. Stamen is a male reproductive part and it produces pollen grains and that are yellowish in color. Stamen जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिस जो क्या कंटेन करता है, पोलन ग्रेन कंटेन करता है और वो क्या प्रोड्यूस करता है, येलोइश कलर का पोलन ग्रेन. You must have seen the yellowish powder that often sticks to your hand if we touch the stamen of a flower. हम देखते हैं कि जब हम किसी फ्लावर के स्टेम को टच करते हैं तो उसमें से येलोइश पाउडर हमारे हाथों को चिपक जाता है. पिस्टल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ अ फ्लावर. पिस्टल कहाँ पे होता है, सेंटर ऑफ द फ्लावर. ओके, एंड इट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. वो क्या है, पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. ठीक है, तो ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. क्या है ये, फीमेल. और ये जो है स्टेमन मेल. ओके, इट इज़ मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स. जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो 3 पार्ट से बना हुआ है. द स्वेलन बॉटम पार्ट इज़ द ओवरी. जो नीचे का पार्ट होता है द स्वेलन होता है, इट इज़ ओवरी. ओके, मिडल इलोंगेटेड पार्ट इज़ द स्टाइल. जो मिडल पार्ट है वो क्या होता है, स्टाइल होता है. एंड द टर्मिनल पार्ट विच में बी स्टिकी इज़ द स्टिग्मा. ठीक है, टर्मिनल पार्ट क्या होता है, स्टिग्मा होता है जो कि स्टिकी होता है. द ओवरी कंटेन ओव्यूल्स एंड ईच ओव्यूल हैज़ एन egg cell. ओवरी में क्या होता है, ओव्यूल्स होता है और हर एक ओव्यूल्स में क्या होता है, एक egg cell होता है. ठीक है, तो ओवरी होता है, ओवरी में क्या होता है, ओव्यूल्स होता है और ओव्यूल्स में क्या होता है, egg cell होता है. द मेल germ cell produced by the pollen grain fuses with the female gamete present in the ovule. जो मेल जर्म सेल्स है जो प्रोड्यूस होता है बाय पोलन ग्रेन, वो फ्यूज़ किससे होता है, फीमेल गैमेट से, जो कहाँ प्रेजेंट है, ओव्यूल में. दिस फ्यूजन ऑफ द जर्म सेल्स ऑफ फर्टिलाइजेशन गिव अस द जाइगोट विच इज़ कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इट इनटू अ न्यू प्लांट. अब इनका ये जो फ्यूजन होता है मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का, मतलब मेल पोलन ग्रेन जो है मेल गैमेट का, लेटिस एंड एग का जो कि ओव्यूल के अंदर है, ये क्या होता है, दैट इज़ इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, वो क्या प्रोड्यूस होता है, जाइगोट, जो कि कैपेबल होता है न्यू प्लांट के जर्मिनेशन के लिए. दस द पोलन नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टेमन टू द स्टिग्मा. लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि पोलन का ट्रांसफ़र होना इम्पॉर्टेंट है. कहाँ से, स्टेमन से स्टिग्मा के ऊपर. इफ़ द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन अकर्स इन द सेम फ्लावर इट इज़ रिफर्स टू एज सेल्फ पॉलिनेशन. अगर पोलन का ट्रांसफ़र सेम फ्लावर में हो रहा है, मतलब उसी फ्लावर के स्टेमन से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे, तो उसे क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन. ओके, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ. ऑन द अदर हैंड, इफ़ द पोलन ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, अगर पोलन इनका ट्रांसफ़र हो रहा है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है, okay. This transfer of pollen from one flower to another flower is achieved by agents like wind, water and animal. तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पोलन का ट्रांसफ़र जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन. और इस ट्रांसफ़र के लिए किसकी हेल्प लगती है, एजेंट्स होते हैं. क्या बोलते, कौन कौन से एजेंट्स होते हैं, विंड्स, वाटर और एनिमल, हवा, पानी और एनिमल्स होते हैं. आफ्टर द पोलन lands on a suitable stigma, it has to reach the female germ cell which are in the ovary. पोलन अगर स्टिग्मा में पहुंच भी जाता है तो उसको कहाँ पहुंचना होता है, ओव्यूल में. ठीक है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है वहाँ पे, क्योंकि वहीं पे तो फीमेल गैमेट है, फीमेल जर्म सेल है. फॉर दिस अ ट्यूब ग्रोज आउट ऑफ द पोलन ग्रेन. उसके लिए क्या होता है, एक ट्यूब जो होता है वो ग्रो होता है पोलन ग्रेन के आउट. ओके, थ्रू द स्टाइल से, स्टाइल क्या, किसका पार्ट है, स्टाइल पिस्टिल का पार्ट है. ठीक है, टू द स्टाइल टू रीच द ओवरी. आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स सेवरल टाइम टू फॉर्म एन एम्ब्रियो. फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट होता है वो डिवाइड होता है और क्या फॉर्म करता है, एम्ब्रियो फॉर्म होता है विद इन द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर. द ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट एंड इज़ ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू सीड. और जो ओव्यूल होता है वो एक टफ कोट डेवलप करता है, वो क्या, किस में वो ट्रांसफर होता है, सीड में. द ओवरी ग्रोस रैपिडली एंड राइपन टू फॉर्म अ फ्रूट.
ओवरी जो होता है वो क्या फॉर्म कर लेता है, फ्रूट हो जाता है। मीनवाइल द पेटल्स एंड सेपल्स, स्टेमन, स्टाइल्स एंड स्टिग्मा में श्रेवल एंड फॉल आउट। पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन जितने भी ये सब होते हैं वो क्या होते हैं, फॉल ऑफ आते हैं, निकल जाते हैं, गिर जाते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व एनी फ्लावर पार्ट स्टिल परसिस्टिंग इन द फ्रूट? तो कभी हमने देखा है कि फ्रूट भी है उसमें उसका सेपल्स भी है, पेटल्स भी लगे हुए? नहीं, ऐसा नहीं होता है। Try and work out the advantages of seed formation for the plant. The seed contain the future plant of or embryo which develops into a seedling under appropriate condition. This process is known as germination. तो जो सीड होता है वो एक्चुअली वो न्यू जनरेशन के लिए वो प्रेजेंट होता है। सीड के हेल्प से हम आगे भी प्लांटेशन कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस क्या कहते हैं हम, जर्मिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक्चुअली कैसे होता है। तो पहले पोलन ग्रेन जो है वो कहाँ पे आता है, देखो स्टिग्मा पे आ गया, लेकिन पोलन ग्रेन को जाना कहाँ पे, यहाँ पे जाना है, इसके अंदर। ओके, तो वो कैसे जाएगा, तो पोलन ग्रेन जो होता है वो पोलन ट्यूब फॉर्म करता है। ये क्या है, पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब देखो पूरा ये कहाँ पे जाएगा, इस ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर जो एग है उसके पास जाएगा। ठीक है, ये ओवरी है तो इसमें ये गया फीमेल जर्म सेल और उससे जाके ये फ्यूज़ होता है, तो फिर वो क्या फॉर्म कर लेता है, एम्ब्रियो, जाइगोट। ओके, और ये क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। समझा, मैं फिर से बताते। पहले पोलन ग्रेन इस पे गिरता है, फिर पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिरने के बाद वो क्या फॉर्म करता है, पोलन ट्यूब फॉर्म करता है। देखो ये जा रहा है, पूरा पोलन ट्यूब है। उसके बाद पोलन ट्यूब से क्या होता है, पोलन ट्यूब में जो न्यूक्लियस होता है, मेल गैमेट होता है, वो किससे फ्यूज़ करता है, फीमेल जर्म सेल से। ओके, जो कि एग है, एग से फ्यूज़ करेगा और क्या फॉर्म करेगा, जाइगोट फॉर्म करेगा। और इस फ्यूजन को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन में जाइगोट फॉर्म होता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा। ओके, और उसके बाद क्या होगा, सीड बनेगा, फ्रूट बनेगा। ओके, ओवरी का क्या बनेगा, याद रखो कि ओवरी से क्या बनेगा, फ्रूट। ओके, और ओव्यूल से सीड। ठीक है, समझा। और वो जो सीड होता है वही हेल्प करता है आगे की जर्मिनेशन के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। So now we study about reproduction in human beings. So far we have been discussing the variety of modes that different species use for reproduction. Let us now look at the species that we are the most interested in, namely humans. Humans are a sexual mode of reproduction. How does the process work? जैसे कि हम इंटरेस्टेड ह्यूमन्स के बारे में हम देखते हैं। Let us begin at an apparently unrelated point. All of us know that our body change as we become older. हमको पता है कि हमारी जो बॉडी है वो चेंज होती है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ओल्डर होते हैं। You have learned changes that take place in your body earlier in class 8 also. We notice that our height has increased continuously from early age till now. हम ये देखते हैं कि हमारा जो हाइट है वो कंटिन्यू बढ़ता रहता है पहले से और अभी तक। We acquire teeth. We even lose the old so-called milk teeth and acquire new ones. हमारे पास टीथ हैं, हम पहले हमारा जो दूध का दांत होता था, मतलब मिल्क टीथ, वो निकल जाता था, उसके बाद हमारा परमानेंट टीथ आता था। ओके, ऑल ऑफ दिस आर चेंजेस दैट कैन बी ग्रुप्ड अंडर द जनरल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। ये सब जो चेंजेस होते हैं किस में है, ग्रोथ में आते हैं। इन विच द बॉडी बिकम्स लार्जर, जिसमें जो बॉडी है वो बड़ी होती रहती है। बट इन अर्ली टीनेज ईयर अ होल न्यू सेट ऑफ चेंजेस अकर दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन सिंपली एज बॉडी इन्लार्जमेंट। लेकिन टीनेज ईयर में कुछ ऐसे चेंजेस भी होते हैं जो कि हम सिंपली एक्सप्लेन नहीं कर सकते बॉडी इन्लार्जमेंट के साथ साथ। Instead, the appearance of the body changes, proportion changes, new feature appear and so do new sensation. कुछ अलग अलग चीज़ें हमें दिखने लगती हैं बॉडी के ऊपर और न्यू सेंसेशन फील होते हैं, तो वो अभी एक्सप्लेन करेंगे।
सम ऑफ दिस चेंजेस आर कॉमन टू बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। कुछ जो चेंजेस होते हैं वो बॉयज़ और गर्ल्स में दोनों में सेम होते हैं। वी बिगिन टू नोटिस thick hair growing in new parts of the body such as armpits and the genital area between thighs, which can also become darker in color। तो हमें पता है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स में क्या होता है, थिक हेयर्स की ग्रोथ होती है जेनाइटल एरिया के बीच, जेनाइटल एरिया में और आर्मपिट्स में। थिनर हेयर कैन ऑल्सो अपीयर ऑन लेग्स एंड आर्म्स। थिनर हेयर हमको लेग्स और आर्म्स में देखने को मिलते हैं, एज वेल एज ऑन द फेस ऑल्सो। द स्किन फ्रिक्वेंटली बिकम्स ऑयली एंड वी माइट बिगिन टू डेवलप पिम्पल्स। और जो स्किन होता है वो ऑयली हो जाता है और उसमें हमें पिम्पल भी देखने को मिलता है। वी बिगिन टू बी कॉन्शियस एंड अवेयर ऑफ बोथ आवर ओन बॉडीज़ एंड दोज ऑफ अदर्स इन न्यू वेज। हमें उसके बारे में अवेयर होना चाहिए क्या हो रहा है एक्चुअली। On the other hand, there are also changes taking place that are different between boys and girls। कुछ चेंजेस ऐसे भी होते हैं जो बॉयज़ एंड गर्ल्स में अलग अलग है। इन गर्ल्स breast size begin to increase with darkening of the skin of the nipples at the tip of the breast। गर्ल्स में क्या होता है, जो ब्रेस्ट, उनकी जो ब्रेस्ट साइज़ होती है वो बड़ी होती है और जो निपल्स होते हैं वो डार्क कलर के हो जाते हैं। ऑल्सो गर्ल्स बिगेन टू मैनिस्ट्रेट एट अराउंड दिस टाइम। और जो गर्ल्स होते हैं वो मैनिस्ट्रेट उनका बिगन चालू हो जाता है इस टाइम पे। बॉयज़ बिगेन टू हैव न्यू थिक हेयर ग्रोथ ऑन द फेस। और बॉयज़ में थिक हेयर ग्रोथ उनके फेस पे देखने को मिलता है। एंड देयर वॉइस बिगेन टू क्रैक। उनका जो वॉइस होता है, आवाज़, वो क्रैक होता है, मतलब बहुत कड़क आवाज़ होता है। फर्दर द पेनिस ओकेजनली बिगेन्स टू बिकम इनलार्ज। और जो पेनिस होता है उनका वो इनलार्ज, बड़ा होने लगता है और वो इरेक्ट either in daydreams or at night। All of these changes take place slowly over a period of months and years। ये जो चेंजेस होता है वो एक टाइम पे होता है, मतलब टाइम लगता है, मंथ में होता है धीरे धीरे चेंजेस, स्लोली चेंजेस होता है ये। दे डू नॉट हैपन ऑल द सेम टाइम। ये एक सेम टाइम पे नहीं होता कि भाई सब चीज़ एक साथ हो गया, ऐसा नहीं होता। इन वन पर्सन नॉट डू दे हैपन एट एन एग्जैक्ट एज। किसी भी इंसान में एक एग्जैक्ट, मतलब सभी में ये एग्जैक्ट एज में नहीं होता। इन सम पीपल दे हैपन अर्ली एंड क्विकली। किसी में मतलब ये जो होता है बहुत जल्दी होता है और पहले हो जाता है। वाइल इन अदर्स दे कैन हैपन स्लोली। किसी में बहुत स्लो होता है। ऑल्सो ईच चेंज डज नॉट बिकम कम्प्लीट क्विकली आइदर। और हर एक जो चेंज होता है वो कभी भी जल्दी से नहीं होता। सो फॉर एग्ज़ाम्पल थिक हेयर ऑन द फेस इन बॉयज़ अपीयर एज अ फ्यू स्कैटर्ड हेयर फर्स्ट। जो थिक हेयर बॉयज़ के फेस पे दिखता है वो डायरेक्टली थिक हेयर नहीं आने लगता, वहाँ पे पहले स्कैटर्ड, मतलब 1-2 1 and 2 ईयर्स हमको हेयर्स दिखते हैं। उसके बाद एंड ओनली स्लोली डज द ग्रोथ बिगेन टू बिकम यूनिफॉर्म। और धीरे धीरे वो जो ग्रोथ होता है वो यूनिफॉर्म होने लगता है। इवन सो ऑल दिस चेंजेस शो डिफरेंसेस बिटवीन पीपल। ये जो चेंजेस होता है पीपल के बीच में अलग अलग, लोगों के बीच में अलग अलग होता है। जस्ट एज वी हैव डिफरेंटली शेप नोसेस और फिंगर्स, सो ऑल्सो वी हैव डिफरेंट पैटर्न ऑफ हेयर ग्रोथ। जैसे कि सभी का जो नाक होता है उनका पैटर्न, मतलब ऑलमोस्ट लोगों का पैटर्न भी होता है, अलग अलग होता है नोज़ का और हैंड के फिंगर्स का भी। वैसे ही हेयर ग्रोथ का भी पैटर्न अलग होता है और साइज़ एंड शेप ऑफ द ब्रिस्ट और पेनिस का भी अलग होगा। ऑल ऑफ दिस चेंजेस आर एस्पेक्ट्स ऑफ द सेक्शुअल मैचुरेशन ऑफ द बॉडी। ये जो चेंजेस होता है वो क्या है, किस लिए, सेक्शुअल मैचुरेशन होता है बॉडी के, ठीक है। वाई डज़ द बॉडी शो सेक्शुअल मैचुरेशन एट दिस स्टेज। बॉडी जो है इस एज में सेक्शुअल मैचुरेशन क्यों दिखाती है। वी हैव टॉक अबाउट द नीड फॉर स्पेशलाइज सेल टाइप्स इन मल्टीसेलुलर बॉडी टू कैरी आउट स्पेशलाइज फंक्शन। हमने पढ़ा था कि मल्टीसेलुलर बॉडी में स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो कि स्पेशलाइज फंक्शन शो करते हैं। द क्रिएशन ऑफ जर्म सेल्स टू पार्टिसिपेट इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज अनदर स्पेशलाइज फंक्शन। जो जर्म सेल का क्रिएशन है वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेता है, वो उसका अलग फंक्शन है। एंड वी हैव सीन इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन we have seen that plants develop special cell and tissue types to create them। और जो प्लांट होते हैं उनमें अलग से टिश्यू टाइप होता है उनको क्रिएट करने का। जैसे उन्होंने देखा था ओव्यूल्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। ह्यूमन बींग्स ऑल्सो डेवलप स्पेशल टिश्यू फॉर दिस पर्पज़। ह्यूमन बींग भी होता है अलग से एक टिश्यू डेवलप करता है इस पर्पज़ के लिए। हाउएवर वाइल द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज़ ग्रोइंग टू इट्स अडल्ट साइज़। जो बॉडी होता है किसी भी इंडिविजुअल का वो ग्रो होता है एडल्ट साइज़ के।
The resources of the body are mainly directed to achieving this growth. While that is happening, the maturation of the reproductive tissue is not likely to be a major priority. रिप्रोडक्टिव टिश्यू का मैचुरेशन होना ज़्यादा कुछ मतलब ज़्यादा मेजर प्रायोरिटी नहीं है. दस एज द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ बिगेंस टू स्लो डाउन, रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगेन टू मेच्योर. जनरल बॉडी ग्रोथ जो हमारा होता है, जैसे कि हाइट इंक्रीज़ होना, हेयर का इंक्रीज, हेयर इलांगेट होना, और भी हमारा जो होता है वो स्लो हो जाता है. और रिप्रोडक्टिव टिश्यू जो होता है, रिप्रोडक्टिव टिश्यू का बिगेन ज़्यादा हो जाता है. दिस पीरियड ड्यूरिंग एडोलसेंस इज कॉल्ड प्यूबर्टी. इस पीरियड को क्या बोलते हैं हम? प्यूबर्टी कहते हैं. सो हाउ डू ऑल द चेंजेस दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट लिंक टू द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस. तो ये जितने भी चेंजेस ये कैसे जुड़ते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस से? वी मस्ट रिमेंबर दैट द सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मीन्स दैट जर्म सेल फ्रॉम टू इंडिविजुअल हैव टू जॉइन टुगेदर. हमें ये मालूम होना चाहिए जो सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वहाँ पे क्या होता है, दो जर्म सेल्स जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से. दिस कैन हैपन बाय द एक्सटर्नल रिलीज ऑफ जर्म सेल फ्रॉम द बॉडीज़ ऑफ इंडिविजुअल. ये कब होगा? जब इंडिविजुअल्स मतलब बॉडी के बाहर जर्म सेल्स निकलेंगे तब. एज हैपन इन फ्लावरिंग प्लांट, जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट में हुआ था. और इट कैन हैपन बाय टू इंडिविजुअल जॉइनिंग देयर बॉडीज टुगेदर, या फिर दो इंडिविजुअल बॉडी को जॉइन करेंगे साथ में फॉर इंटरनल ट्रांसफ़र ऑफ द जर्म सेल, या तो फिर इंटरनल ट्रांसफ़र होगा जर्म सेल का उससे फॉर फ्यूजन से. एज हैपन इन मैनी एनिमल्स, जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स में होता है. इफ़ एनिमल्स आर टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस ऑफ मैटिंग, देयर स्टेट ऑफ सेक्शुअल मैच्योरिटी must be identifiable by other individual. Many changes during puberty, such as a new hair growth pattern, are signal that sexual maturation is taking place. तो मैटिंग करने का टाइम, मैटिंग करते हैं तो वहाँ पे तो इस टाइम मालूम पड़ता है कि वो मैच्योर हो चुके हैं. ओके, उनका जो पैटर्न होता है, हेयर ग्रोथ पैटर्न होता है, ब्रेस्ट फीडिंग पैटर्न, ब्रेस्ट का इलार्जमेंट होता है, ये इससे मालूम पड़ता है कि दे आर मैच्योर. On the other hand, the actual transfer of germ cell between two people needs special organ for the sexual act. लेकिन एक्चुअल ट्रांसफ़र जो होता है जर्म सेल का दो लोगों के बीच में, वहाँ पे एक स्पेशल ऑर्गन की रिक्वायरमेंट होती है इस एक्ट के लिए, सच एज द पेनिस. कौन सा वो पार्ट है? पेनिस. व्हेन इट इज़ कैपेबल टू बिकमिंग इरेक्ट, वो इरेक्ट होने की कोशिश करता है. इन मैमल्स सच एज ह्यूमन, द बेबी इज़ कैरिड इन द मदर बॉडी. मैमल्स में, ह्यूमन्स में बेबी जो होता है वो कहाँ पे होता है? मदर्स के बॉडी में होता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड विल बी ब्रेस्ट फीड लेटर, और वो ब्रेस्ट फीडिंग उसका होता है बाद में. द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड ब्रेस्ट विल नीड टू मेच्योर टू एकोमोडेट दिस पॉसिबिलिटी. इसके लिए फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो मेच्योर होना बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए. लेट अस लुक एट द सिस्टम इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 7.10, ये जो फिगर दिख रहा है आपको ये फिगर है, कंसिस्ट ऑफ पोर्शन विच प्रोड्यूस द जर्म सेल्स एंड अदर पोर्शन दैट डिलीवर्स द जर्म सेल टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किससे बना है? जर्म सेल से बना है, और एक ऐसा पार्ट, एक रास्ता जहाँ से जर्म सेल्स को कैरी किया जाता है फॉर फर्टिलाइजेशन. द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स और स्पर्म्स टेक प्लेस इन द टेस्टिस. जर्म सेल्स का फॉर्मेशन और स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? टेस्टिस में होता है. दीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. ये कहाँ पे होते हैं? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं, इन द स्क्रोटम, बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर दैन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए लोअर टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. ओके, तो जो मेल जर्म सेल का फॉर्मेशन होता है किस में होता है? वो टेस्टिस में होता है. और टेस्टिस कहाँ होता है? स्क्रोटम में होता है. स्क्रोटम कहाँ है? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है. क्यों? क्योंकि जो टेस्टिस है मेल जर्म सेल के फॉर्मेशन के लिए 2 डिग्री सेल्सियस लोअर बॉडी टेम्परेचर चाहिए रहता है. वी हैव डिस्कस द रोल ऑफ द टेस्टिस इन द सिक्रेशन ऑफ द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन. टेस्टिस क्या सीक्रेट करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन. ठीक है, दिस इज अ हार्मोन. In the previous chapter, in addition to the regulating the formation of sperms, testosterone brings about changes in appearance seen in boys at the time of puberty. टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? वो चेंजेस लेके आता है बॉय की बॉडी में ड्यूरिंग puberty.
The sperm formed are delivered through the vas deferens, which unites with a tube coming from the urinary bladder. तो जो स्पर्म जो निकलते हैं टेस्टिस से वो किससे किससे आते हैं, वास डिफरेंस से जाते हैं टू द यूरिनरी ब्लैडर. द यूरेथ्रा thus form a common passage for both the sperms and urine. तो स्पर्म्स एंड यूरिन के लिए यहाँ पे कहते हैं कॉमन पैसेज होता है along the path of the vas deferens. Glands like the prostate and the seminal vesicle and the secretion, तो वहाँ पे ग्लैंड भी होते हैं जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल एंड देयर सिक्रीशन. ठीक है. So the sperms are now in fluid which make their transport easier, and this fluid also provide nutrition. तो सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है वो स्पर्म को फ्लूइड में कन्वर्ट मतलब फ्लूइड उसमें आ जाता है और वो उसके ट्रांसपोर्ट को ईजी बनाते हैं और उसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं, उसको एनर्जी देते हैं. द स्पर्म्स आर टाइनी बॉडी दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल एंड अ लॉन्ग टेल दैट हेल्प देम टू मूव टूवर्ड्स अ फीमेल जर्म सेल. स्पर्म जो होता है वो एक टाइनी बॉडी होता है, स्मॉल बॉडी होता है. ओके. जो किसी कंसिस्ट होता है क्या, जेनेटिक मटेरियल उसमें होता है और एक लॉन्ग टेल होता है. ठीक है. जो मूव करता है टूवर्ड द फीमेल जर्म सेल. तो हम यहाँ पे देख लेते हैं पहले. ठीक है. इसमें क्या है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो यहाँ पे क्या है, टेस्टिस. ठीक है. अब ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस में क्या है हमारा, टेस्टिस में मेल जर्म सेल्स है. मेल जर्म सेल जो होता है टेस्टिस से, ये देखो ये है वास डिफरेंस. तो वास डिफरेंस से मेरा वाशिंग, और ये वास डिफरेंस कहाँ से, यूरेटर. यूरेटर देखो, ये यूरेटर को करते हुए यहाँ पे क्या है, सेमिनल वेसिकल है. ये ग्लैंड है, इसका सिक्रेशन इसमें आता है. फिर ये कहाँ से आएगा, यूरेथ्रा से होकर ये बाहर निकलेगा. ठीक है. और इनका कॉमन ओपनिंग होता है किसके लिए, यूरिन के लिए भी और स्पर्म के ट्रांसफर के लिए भी. ठीक है. तो फिर से बताती हूँ मैं. तो ये क्या है, पहले स्क्रोटम. ठीक है. ये स्क्रोटम है. स्क्रोटम में क्या है, टेस्टिस है. दिस इज टेस्टिस. और टेस्टिस के ऊपर क्या है, वास डिफरेंस है. टेस्टिस में से जर्म सेल कहाँ जाएगा, वास डिफरेंस में जाएगा. वास डिफरेंस से फिर यहाँ पे ये यूरेटर पे ऐसे कर्व लेगा, फिर ये आएगा. ये जो क्या है, ये सेमिनल वेसिकस ग्लैंड है जो सिक्रीट करेंगे अपना, सिक्रेशन होगा किसमें, वास यूरेटर में, वास डिफरेंस में. फिर यहाँ पे ये जाएगा ऐसे और इसका कॉमन ओपन है. ठीक है. दिस इज द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके. नाउ वी लर्न अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. द फीमेल जर्म सेल्स और एग आर मेड इन द ओवरीज. तो कहाँ बनते हैं वो, ओवरीज में बनते हैं. दीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन. ओवरीज जो होते हैं वो भी कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं. लुक एट 7.11 आइडेंटिफाई द वेरियस ऑर्गन्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फिर इसको देखेंगे, पहले हम यहाँ रीड कर लेते हैं अच्छे से. When a girl is born, the ovaries already contain thousands of immature eggs. On reaching puberty, some of these start maturing. One egg is produced every month by one of the ovaries. जब गर्ल बॉर्न होती है ना, तो उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे एग प्रेजेंट होते हैं. थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स प्रेजेंट होते हैं. कैसे होते हैं, दैट इज़ इमेच्योर एग बॉर्न होने. लेकिन जब वो प्यूबर्टी में जाते हैं तो हर एक महीने एक एक एग रिलीज़ होता है. दिस एग इज़ कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द वोम थ्रू अ थिन ओविडक्ट और फिलोपियन ट्यूब. ये जो एग होता है वो एक्चुअली ओवरी में होता है और वो फिलोपियन ट्यूब के हेल्प से कहाँ पे आता है, बाहर निकलता है वो. ओके. टू ओविडक्ट्स यूनाइट इनटू अ इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज अ यूटेरस. दो ओविडक्ट जो होते हैं यूनाइट होते हैं इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर से, इसको क्या बोलते हैं, यूटेरस. ओके. द यूटेरस ओपन इनटू द वजाइना. तो यूटेरस होता है वो कहाँ पे ओपन होता है, वजाइना थ्रू द सर्विक्स. तो यूटेरस कहाँ पे ओपन होता है, वजाइना में. किसके हेल्प से, सर्विक्स की हेल्प से. तो मतलब यूटेरस आया, फिर सर्विक्स, फिर वजाइना.
द स्पर्म्स इंटर थ्रू द वजाइनल पैसेज ड्यूरिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स। जो स्पर्म होता है वो इंटर करता है वजाइनल पैसेज में थ्रू ड्यूरिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स। स्पर्म जो कैसे इंटर करेगा, वजाइनल पैसेज मतलब जो वजाइना का रास्ता है वहाँ से स्पर्म इंटर करेगा ड्यूरिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स। दे ट्रैवल अपवर्ड्स एंड रीच द ओविडक्ट वेयर दे मे इनकाउंटर द एग। वो अपवर्ड ट्रैवल करते हैं स्पर्म्स और वो एग को मिलते हैं ओविडक्ट के पास। द फर्टिलाइज एग जाइगोट स्टार्ट्स डिवाइडिंग एंड फॉर्म अ बॉल ऑफ सेल्स और एम्ब्रियो। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है स्पर्म और एग का तो वो जाइगोट फॉर्म करता है और डायरेक्टली जाइगोट फॉर्म करने के बाद जो जाइगोट होता है वो डिवाइड करता है कंटिन्यूसली और फॉर्म करता है मास ऑफ सेल, बॉल ऑफ सेल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूटरस वेयर दे कंटिन्यू टू ग्रो। एम्ब्रियो जो होता है वो कहाँ पे जाके स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है यूटरस में, जहाँ पे वो कंटिन्यूस ग्रो होता है टू डेवलप ऑर्गन्स बिकम फीटस। और वहाँ पे वो पहले अटैच हो जाएगा यूटरस में, फिर वहाँ पे वो ऑर्गन डेवलप करेगा और क्या बनाएगा, वो फीटस बनाएगा। फीटस मतलब स्मॉल चाइल्ड, मतलब फीटस जो मदर के वूम में रहते हैं। वी हैव सीन in earlier section that the mother's body designed to undertake the development of the child, कि मदर का जो बॉडी है वो डिज़ाइन ऐसा किया गया है कि वो चाइल्ड को रख सके। Hence the uterus prepares itself every month to receive and nurture the growing embryo. The lining thickness and is richly supplied with blood to nourish the growing embryo. जो लाइनिंग थिकनिंग होता है यूट्रस का जो कि रेड विथ ब्लड और वो नरिशमेंट के लिए होता है फॉर द एम्ब्रियो, ग्रोइंग एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड। एम्ब्रियो जो है वो न्यूट्रिशन लेता है, कहाँ से लेता है, मदर के ब्लड से लेता है, विद द हेल्प ऑफ द स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लासेंटा। लेकिन डायरेक्टली नहीं, एक टिश्यू होता है प्लासेंटा जो कनेक्ट करता है मदर के ब्लड को चाइल्ड फीटस के ब्लड से। दिस इज़ अ डिस्क विच इज़ एम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल। ये जो प्लासेंटा होता है वो क्या होता है, यूट्रस का जो वॉल होता है ना उसमें एकदम चिपका हुआ होता है। इट कंटेन्स विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू। जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के साइड क्या होता है, विलाई होता है। विलाई मतलब ये कुछ ऐसा होता है, समझो ये ऐसा एम्ब्रियो है और ये ऐसे एम्ब्रियो के अंदर साइड ऐसे ऐसे विलाई होता है। ओके, समझो ये ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे विलाई होते हैं। It contains villi on the embryo side of the tissue. On the mother side are blood spaces which surround the villi. मदर के साइड क्या होता है, ब्लड का स्पेस होता है जो क्या करता है, विलाई को सराउंड करता है। दिस प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रियो। और यहीं से क्या होता है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है मदर से एम्ब्रियो में। द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल ऑल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंस which can be removed by transferring them into a mother blood through placenta. जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है वो भी वेस्ट सब्सटेंस बनाता है जो कि ट्रांसफ़र होता है प्लासेंटा से मदर के ब्लड में। ओके, द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ। बेबी के डेवलपमेंट के लिए कितना टाइम लगता है, 9th मंथ लगता है मदर की बॉडी में। दी चाइल्ड इज़ बॉर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल इन द यूट्रस। और जब चाइल्ड बर्थ लेने वाला होता है तो वहाँ पे रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस का, ठीक है, मदर की यूट्रस का। नेक्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज। यहाँ पे जब एग फर्टिलाइज हो गया था तो मतलब फीटस बन गया था, एम्ब्रियो बन गया था, तो हम लोग पढ़ा। लेकिन जब एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, मतलब जब स्पर्म आया ही नहीं, इफ़ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज इट लीव्स फॉर अबाउट 1 डे। एग जो होता है वो एक दिन के लिए ज़िंदा रहता है, वो एक दिन वेट करता है स्पर्म का, लेकिन फिर भी अगर स्पर्म नहीं आया तो फिर वो फर्टिलाइज नहीं होता है। सिंस द ओवरी रिलीज़ 1 एग एवरी मंथ। ओवरी जो होता है हर एक महीने एक एग रिलीज़ करता है। द यूट्रस ऑल्सो प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव अ फर्टिलाइज एग। दस इट लाइनिंग बिकम थिक एंड स्पॉन्जी। उसका जो यूट्रस का लाइनिंग जो बना के रखता है न्यूट्रिशन के लिए पहले से ही, वो थिक और स्पॉन्जी होता है।
दिस वुड बी रिक्वायर्ड फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो इफ फर्टिलाइजेशन हैड टेकन प्लेस। और वो रिक्वायर्ड होता है कब, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है और उस एम्ब्रियो बन जाता है तब। नाउ हाउएवर दिस लाइनिंग इज़ नॉट नीडेड एनी लॉन्गर। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, एम्ब्रियो बना ही नहीं, तो इस लाइनिंग में कोई फ़ायदा नहीं है। सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक्स एंड कम आउट थ्रू द वजाइना। तो ये जो ब्लड की लाइनिंग होती है वो ब्रेक होती है, टूटती है और वजाइना से बाहर निकलती है एंड म्यूकस। दिस साइकिल टेक प्लेस रफली एवरी मंथ एंड इज़ नॉन एज मेंस्ट्रुएशन। और ये जो साइकिल होता है हर एक महीने होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। इट यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 days। कब तक रहता है ये, 2 to 8 days। नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या है कि एज वी हैव सीन द प्रोसेस ऑफ एक्चुअल maturation is gradual and take place while general body growth is still going on। मैचुरेशन होता है, ये ग्रेजुअल स्लो प्रोसेस है, और ये कब होता है, जब जनरल बॉडी ग्रोथ भी होता है, उसी टाइम पे होता है। देयरफॉर सम डिग्री ऑफ सेक्सुअल मैचुरेशन डज नॉट नेसेसरली मीन दैट द बॉडी और द माइंड इज़ रेडी फॉर सेक्सुअल एक्ट और फॉर हैविंग एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर सेक्सुअल मैचुरेशन हो चुका है बॉडी का, इसका मतलब ये नहीं है कि माइंड भी उतना सेक्सुअल मैच्योर हो गया है चाइल्ड के बर्थ के लिए या फिर चाइल्ड के लिए। हाउ डू वी डिसाइड इफ़ द बॉडी और द माइंड इज़ रेडी फॉर द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैसे डिसाइड करेंगे कि जो बॉडी है और माइंड दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हो चुके हैं फॉर बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। ऑल ऑफ अस आर अंडर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेशर अबाउट दिस इशूज़। देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम आवर फ्रेंड्स फॉर अबाउट दिस इशू for participating in many activities whether we really want to or not। हमारे फ्रेंड्स हमें फोर्स करते हैं लेकिन हमें वो चाहिए कि नहीं। देयर कैन बी अ प्रेशर फॉर फ्रॉम फैमिलीज टू गेट मैरिड एंड स्टार्ट हैविंग चिल्ड्रन। यहाँ पे प्रेशर होता है फैमिली से भी कि मैरिंग और स्टार्ट हैविंग चिल्ड्रन। देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम गवर्नमेंटल एजेंसीज टू अवॉइड हैविंग चिल्ड्रन। प्रेशर ये भी होता है गवर्नमेंट के यहाँ से कि चिल्ड्रन नहीं होने चाहिए, अवॉइड हैविंग चिल्ड्रन। इन दिस सिचुएशन मेकिंग चॉइसेस कैन बी कम वेरी डिफ़िकल्ट। ऐसी सिचुएशन में जो हम चॉइस करेंगे वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। वी मस्ट ऑल्सो कंसिडर द पॉसिबल हेल्थ कॉन्सिक्वेंस ऑफ हैविंग सेक्स। सेक्स होने का हेल्थ कॉन्सिक्वेंस क्या है, हेल्थ में क्या फ़र्क पड़ता है सेक्स का। वी हैव डिस्कस इन क्लास 9 दैट डिजीज़ कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इन अ वेराइटी ऑफ वेज। हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि जो डिजीज़ है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में होता है और वो बहुत तरीके से वो फैलता है, ठीक है, अलग अलग तरीके से वो जाता है। सी द सेक्सुअल एक्ट इज़ अ वेरी इंटीमेट कनेक्शन ऑफ बॉडी। सेक्सुअल एक्ट जो है बहुत ही इंटीमेट कनेक्शन है बॉडी का। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट मैनी डिजीज़ कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। ये कोई नई बात नहीं है कि बहुत सारे जो डिजीज़ है वो सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं। दिस इंक्लूड बैक्टीरियल इन्फेक्शन सच एज गोनोरिया एंड सिफेलिस। जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन से, गोनोरिया एंड सिफेलिस, एंड वायरल इन्फेक्शन सच एज वर्ड्स एंड HIV एड्स। इज़ इट पॉसिबल टू प्रिवेंट दिस ट्रांसमिशन ऑफ सच डिजीज ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट। कि ये पॉसिबल है कि इनको हम ट्रांसमिशन होने से रोक सकें ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट यूजिंग अ कवरिंग कॉल्ड एज कॉन्डम। हाँ, हम लोग कॉन्डम यूज़ करके इसको रोक सकते हैं यूजिंग कॉन्डम। फॉर द पेनिस ड्यूरिंग द सेक्स हेल्प टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ मैनी ऑफ दिस इन्फेक्शन टू द सम एक्सटेंट। जो कि प्रिवेंट करेगा ऐसे इन्फेक्शन को ट्रांसफ़र होने से। द सेक्सुअल एक्ट ऑल्सो ऑलवेज हैज़ द पोटेंशियल टू लीड टू प्रेगनेंसी। जो सेक्सुअल एक्ट जो है वो उसका पोटेंशियल होता है कि वो प्रेगनेंसी लीड करे। प्रेगनेंसी विल मेक मेजर डिमांड्स ऑन द बॉडी एंड द माइंड ऑफ द वुमेन। प्रेगनेंसी के लिए प्रेगनेंसी को एक बहुत डिमांड चाहिए रहता है, मतलब उसके लिए बहुत बॉडी में एनर्जी भी चाहिए रहता है और वो वुमेन के माइंड को भी इफेक्ट करता है। एंड इफ़ शी इज़ नॉट रेडी फॉर इट, और अगर वो रेडी नहीं है इस चीज़ के लिए, हर हेल्थ विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। तो उसकी जो हेल्थ होगी वुमेन की वो अफेक्ट होगी। देयरफॉर मैनी वेज हैव बीन डिवाइस्ड टू अवॉइड प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे वे हैं, तरीके जिससे हम लोग प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। दी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स फॉल इन अ नंबर ऑफ कैटेगरीज। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है वो आते हैं। वन कैटेगरी इज़ द क्रिएशन ऑफ द मैकेनिकल बैरियर सो दैट स्पर्म डज नॉट रीच द एग।
यहाँ एक मैकेनिकल बैरियर होता है जहाँ से जिसके कारण स्पर्म जो है वो एग को मिलता ही नहीं है, मीट ही नहीं कर पाता। कॉन्डम्स ऑन द पेनिस और सिमिलर कवरिंग वॉर्न इन द वजाइना कैन सर्व दिस पर्पस। कॉन्डम जो होता है वो पेनिस पे एंड जो एक वैसा ही सेम होता है वजाइना के लिए भी। अनदर कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव एक्ट बाय चेंजिंग द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी। एक अलग कॉन्ट्रासेप्टिव होता है जो होता है बॉडी के हार्मोन को चेंज करता है बॉडी सो दैट द एग्स आर नॉट रिलीज। जिसके कारण क्या होता है कि एग रिलीज़ ही नहीं होता है एंड फर्टिलाइजेशन कैन नॉट अकर। अगर एग ही नहीं रिलीज़ हुआ है तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। दिस ड्रग्स कॉमनली नीड टू बी टेकन ओरली एज पिल। और ऐसे जो दवा होते हैं उसको ओरली लिया जाता है एज अ पिल्स। However, since they change hormonal balances, they can cause side effects too। क्योंकि ये हार्मोन्स के जो बैलेंस को चेंज कर रहे हैं तो इनसे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अदर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस सच एज द लूप और द कॉपर टी आर प्लेस इन द यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। अगेन दे कैन कॉज साइड इफ़ेक्ट्स। और भी ऐसे बहुत सारे जैसे कॉपर टी हो गया और लूप हो गया, उसको यूट्रस में फिट किया जाता है जिसके कारण वो प्रेगनेंसी को अवॉइड करें। अगेन दे कैन कॉज साइड इफ़ेक्ट्स। उनके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं ड्यू टू इरिटेशन ऑफ द यूट्रस, क्योंकि इरिटेशन होता है यूट्रस का। इफ़ द वास्ट डिफरेंस इन द मेल इज़ ब्लॉक्ड, अगर मेल का जो वास्ट डिफरेंस वो ब्लॉक किया जाए, स्पर्म ट्रांसफ़र विल बी प्रिवेंटेड। अगर स्पर्म के ट्रांसफ़र को प्रिवेंट किया जाता है। इफ़ द फेलोपियन ट्यूब इज़ इन द फीमेल इज़ ब्लॉक, अगर फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक किया जाएगा तो क्या होगा? विल नॉट टेक प्लेस, द एग विल नॉट बी एबल टू रीच द यूट्रस। तो जो एग होगा वो यूट्रस तक पहुँचेगा ही नहीं। इन बोथ केसेस फर्टिलाइजेशन विल नॉट अगर, दोनों ही केस में फर्टिलाइजेशन हो सकता है कि नहीं होता है। अगर वास्ट डिफरेंस को ब्लॉक किया जाए तो भी नहीं हो सकता, और अगर फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक किया तो भी नहीं हो सकता। सर्जिकल मेथड्स कैन बी यूज टू क्रिएट सच ब्लॉक्स। ऐसे ब्लॉक को क्रिएट करने के लिए सर्जिकल मेथड यूज़ किया जाता है। वाइल सर्जिकल मेथड्स आर सेफ इन द लॉन्ग रन। सर्जिकल जो मेथड है ये लॉन्ग रन के लिए, मतलब ये बहुत टाइम के लिए ये चलता है, हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। सर्जरी इटसेल्फ कैन कॉज इन्फेक्शन एंड अदर प्रॉब्लम इफ़ नॉट परफॉर्म प्रॉपरली। सर्जरी खुद एक इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है अगर वो अच्छे से परफॉर्म नहीं हुआ रहेगा तो। सर्जरी कैन ऑल्सो बी यूज फॉर रिमूवल और अनवांटेड प्रेगनेंसी। सर्जरी अनवांटेड प्रेगनेंसी को रिमूव करने के लिए भी किया जाता है। सर्जरी दिस में बी मिस यूज बाई पीपल हु डू नॉट वांट अ पर्टिकुलर चाइल्ड। और इसका मिस यूज़ भी किया जाता है बहुत सारे लोगों से जिसको चाइल्ड नहीं चाहिए रहता है। एज हैपन इन इलीगल सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन ऑफ फीमेल फिटस। ये कब होता है? फीमेल, अगर फीमेल है तो उसको मार दिया जाता है, तो उसके लिए भी ये मिसयूज़, इसका इलीगल मिसयूज़ ये किया जाता है। फॉर अ हेल्दी सोसाइटी द फीमेल मेल सेक्स रेशियो मस्ट बी मेंटेन। एक हेल्दी सोसाइटी के लिए फीमेल और मेल का सेक्स रेशियो है वो मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ज़्यादा एक कम है, ठीक है। बिकॉज ऑफ रेकलेस फीमेल फिटिसाइड्स चाइल्ड सेक्स रेशियो इज डिक्लाइनिंग एट अलार्मिंग रेट इन सम सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। क्योंकि फीमेल का फर्टिसाइड बहुत ज़्यादा हो गया इसलिए चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो डिक्लाइनिंग है, बहुत कम है। ऑल द पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन हैज़ बीन प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन वो भी क्या गया? प्रोहिबिटेड, बंद कर दिया गया है, उसको भी रोक दिया गया है कि अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उसको पहले से नहीं बता सकते कि उसमें जो बेबी है वो मेल है या फीमेल है, तो उसको रोक दिया गया है। वी हैव नोटेड अर्लियर दैट रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म इंक्रीज देयर पॉपुलेशन। हम लोग देखा था पहले कि जो रिप्रोडक्शन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे इंडिविजुअल अपना पॉपुलेशन बढ़ाता है। द रेट ऑफ बर्थ एंड डेथ इन अ गिवन पॉपुलेशन विल डिटरमाइन द इट्स साइज। किसी पॉपुलेशन में कितने मरते हैं और कितने जीते हैं वही बताते हैं कि उसका एक्चुअली साइज़ क्या है। द साइज ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ अ कॉज फॉर कंसर्न फॉर मैनी पीपल। जो ह्यूमन पॉपुलेशन का साइज़ है वो बहुत लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ बिकॉज एन एक्सपांडिंग पॉपुलेशन मेक इट हार्डर टू इम्प्रूव एवरी बॉडी। क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो वो डिफ़िकल्ट होगा कि सबको इम्प्रूव किया जाए, एवरी बॉडी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी इम्प्रूव करना डिफ़िकल्ट होता है अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि हर किसी की डिमांड तो पूरी नहीं होती और उससे क्या होगा? कंपटीशन भी बढ़ता है। हाउएवर इफ इनइक्वालिटी इन सोसाइटी इज़ द मेन रीज़न फॉर पुअर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग
फॉर मैनी पीपल। इनइक्वालिटी जो होती है सोसाइटी में वो ज़्यादा करके मेन रीज़न है जिसमें लोग पुअर स्टैंडर्ड लिविंग करते हैं मनी पीपल्स। द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट। इफ़ वी लुक अराउंड अस व्हाट कैन वी आइडेंटिफाई एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर पुअर लिविंग स्टैंडर्ड। अगर अपने आप से देखते हैं कि कुछ लोग बहुत पुअर लिविंग स्टैंडर्ड से रह रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है। So from here we complete this chapter. Okay, so dear student, please like and subscribe this channel, and if you have any doubt, so please comment me. I will give the answer. Okay, so thank you and bye.